आज की सभा के अध्यक्षा जी, वाइस प्रेसिडेंट साहब, जब रूपरेखा जी का हुक्म आया कुछ वक्त पहले, हुक्म मैं इसलिए कहता हूं कि देश भर में इनकी एक एडमायरर्स की सोसाइटी है। मैं भी उस सोसाइटी का पिछले 25-30 साल से मेंबर रहा हूं। जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में पढ़ाया करता था, आपको तो याद नहीं होगा, तब मैं यंग लेक्चरर था, तब रूपरेखा जी वहाँ आई थी भाषण देने के लिए। और तब से जो बहुत लोग, बहुत बच्चे, बहुत यंग लोग आपसे प्रेरणा पाके आगे बढ़े हैं, मैं भी उनमें से एक रहा हूँ। इसलिए आपके हुक्म की तालीम ना करूँ ये तो संभव नहीं था। मैंने जस्ट वक्त मांगा और उसके बाद आ गया। आपने इतना अच्छा मौका दिया है सब लोगों से बात करने के लिए, मैं शुक्रगुजार हूँ। सच बात यह है कि मेरे पास लेक्चर नामक चीज नहीं है, एक चिंता है और बहुत गहरी चिंता है इस वक्त। बस वो चिंता आपके साथ साझी करना चाहता हूं। और एक प्रस्ताव है, थोड़ा पटपटा लगेगा, हो सकता है सबको सही ना लगे, हम बात करेंगे, लेकिन ऐसे गंभीर मौके पे मैं खाली एक अच्छा एकेडमिक सा लेक्चर देके चला जाऊंगी, मुझे मंजूर नहीं। इस वक्त देश जिस हालात से गुजर रहा है वो हम सबके मन में कुछ ना कुछ कर रहा है, और उससे दो चार बोलना एकमात्र काम है जो आज हमें करना चाहिए। बाकी सब चीजें बाद में होंगी, किताबें भी लिखी जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। आज ये जो आग लगी है इसको कैसे बुझाया जाए, कैसे रोका जा सकता है, आज सबसे बड़ा हमारा फर्ज यही है, आज सबसे बड़ा धर्म यही है। मकसद में अपनी बात पहले कह देता हूं, बाद में उसको इलेबोरेट करूंगा। मेरी चिंता ये है कि आज भारत के स्वधर्म पर हमला हो रहा है। शब्द अटपटे लगेंगे, हो सकता है सोच जल्दी से हलक के नीचे ना उतरे, मैं बताऊंगा मेरा क्या मतलब है। आज भारत के स्वधर्म पर हमला हो रहा है, इतना बड़ा हमला जो कि इस देश ने आजादी के बाद से नहीं देखा है। अफसोस ये है कि जिन लोगों की पहली जिम्मेवारी बनती है इस हमले को विरोध करने की, इस हमले से बचाने की देश को, आज वो कतई इस हालत में नहीं है कि इस हमले से देश को बचा पाए, हम सबको बचा पाए। इसलिए हम सब लोगों को एक लंबी राजनीतिक और सांस्कृतिक लड़ाई के लिए तैयार होना होगा। और आज आप सबसे बात करने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम उस लंबी लड़ाई के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं, और अगर उस लड़ाई के लिए 2, 4, 5, 10 हम सफर आज मिल जाए तो मेरा आने का पर्पस पूरा हो गया। इससे फालतू ना मुझे कोई भाषण है, ना कोई एनालिसिस है, कुछ नहीं, सब बाद में होगा, कोई और कर लेगा, मुझसे बेहतर लोग आएंगे, कहने वाले, सुनने वाले, सब बाद में हो जाएगा। यानी कि मेरी बात के 4 हिस्से हैं। पहला कि भारत का स्वधर्म नामक कोई चीज है। दूसरा, उस स्वधर्म पे आज हमला है, ऐसा हमला जो कि भारत की बुनियाद को हिला सकता है, जिस देश पे आप और मैं गर्व करते हैं उसको खत्म कर सकता है। तीसरा कि जिस तरह से उसका मुकाबला हो रहा है वो नाकाफी है, उससे कुछ नहीं होगा। और चौथा कि एक रास्ता है उसका मुकाबला करने का। मैं इन 4 टुकड़ों में अपनी बात रखूंगा। मास्टर रहा हूं, इसलिए बात को सिस्टमेटिकली पॉइंट में रखे बिना कोई तरीका आता नहीं। आप मास्टर की बीमारी समझती होंगी, तो वही है। इन 4 टुकड़ों में मैं अपनी बात को रखूंगा। स्वधर्म अटपटा शब्द लगेगा। एक तो आजकल धर्म का नाम आते ही थोड़ा सा खौफ होता है, सिहरन सी पैदा होती है, अरे यार धर्म का मामला यहाँ पे भी आ गया। लेकिन अगर आप उस मूल अर्थ में जाएं, और अफसोस की बात यह कि धर्म धर्म शब्द सुन के आज सिर्फ सिहरन पैदा होती है, जबकि
जाहिर है मतलब यहाँ इस क्राउड में कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि धर्म का मतलब कोई रिलीजन नहीं है, मजहब नहीं है, हिंदू मुस्लिम से मेरा मतलब नहीं है। यहाँ पे सिर्फ उस मायने में है जिस मायने में हम अक्सर कह देते हैं यार सड़क पे एक्सीडेंट हुआ था, आदमी मरा, वहाँ पे पड़ा हुआ था, तुम्हारा धर्म नहीं बनता था उसको उठा के अस्पताल तक ले जाना। इस अर्थ में कहते हैं, उस अर्थ में जो धर्म है, जो रूट वर्ड है, उसको आप देखें तो धर्म सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, स्वधर्म, चीजों का भी स्वधर्म होता है। आंख का स्वधर्म है देखना, पानी का स्वधर्म है बहना, कोई कह सकता है सांप का स्वधर्म है काटना। सांप से पूछेंगे तो ये नहीं कहेगा, वो कुछ और बताएगा, लेकिन सोच सकता है। उस तरह से क्या राष्ट्र का कोई स्वधर्म हो सकता है, देश का कोई स्वधर्म हो सकता है, भारत का कोई स्वधर्म है? बाद में कभी वक्त मिले, रूपरेखा जी पूछेंगी, कुछ डांटेंगी तो मैं थोड़ा और इलेबोरेट करके बता दूंगा कि स्वधर्म की कैटेगरी को मैं कैसे यूज करता हूं और क्यों इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स का स्वधर्म हो सकता है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, ये देश, ये राष्ट्र सिर्फ कागज पर बना नक्शा नहीं, इससे ज्यादा कुछ है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बहुत सुंदर एक कविता है, कभी पढ़िएगा, जाहिर बहुत लोगों ने पढ़ी होगी। राष्ट्र सिर्फ कागज पर बना नक्शा नहीं होता, ऐसा कुछ नाम है उस कविता का। इससे कुछ ज्यादा है। जिस देश को हम भारत कहते हैं, इसका एक स्वधर्म है। और एक बात मैं अभी शुरू में बता दूं कि जब मैं भारत और उसके स्वधर्म की बात कर रहा हूं, मैं पिछले 5000 साल की बात नहीं कर रहा। 5000 साल के भारत के स्वधर्म समझने की मुझमें काबिलियत नहीं है, किसी को करना चाहिए, मुझसे बेहतर ज्यादा समझदार लोग कर पाएंगे। मेरी चिंता सिर्फ 26 जनवरी 1950 को जो देश शुरू हुआ, जिसका पासपोर्ट या आधार कार्ड लेके हम घूमते हैं, मुझे उससे मतलब है, क्योंकि आज उसे कुछ हो रहा है, उसे बचाने से मुझे मतलब है। बाकी 5000 साल की संस्कृति और उसका आधार, मूल आधार मुझसे बेहतर लोग बता पाएंगे, मैं उसमें क्या बताऊंगा। ये जो स्वधर्म, इस भारत का क्या स्वधर्म है, स्वधर्म क्या है, इसकी व्याख्या कैसे की जा सकती है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स का स्वधर्म कैसे हम समझें और कैसे एसेंशियली कॉन्टेस्टेड कॉन्सेप्ट्स हैं, इन सब के बारे में कभी फलसफा फिलॉसफी के सेमिनार में बाद में चर्चा करेंगे। इस भारत के स्वधर्म के 3 कंपोनेंट हैं, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी, डेवलपमेंट। 3D। देखिए मैं मोदी जी से कुछ सीख रहा हूं। कुछ चीजें भगवान ना सिखाए उनसे, कुछ चीजें सीखना है। डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी, डेवलपमेंट। आप पहले सोचेंगे भाई इसमें एसेंशियली इंडियन क्या है। डेमोक्रेसी कहने को कोई लफ्ज कह सकता है कि लिच्छवी गणतंत्र के जमाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र चल रहा है, बिल्कुल फालतू बात है, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने 150 साल पहले यूरोप से सीखा है ये विचार, अपने तरीके से हम लाए हैं। तो फिर डेमोक्रेसी में भारतीय क्या है? एक चीज भारतीय है, भारत में डेमोक्रेसी आई इससे पहले दुनिया में कोई यकीन करने को तैयार नहीं था कि एक गरीब अनपढ़ मुल्क में डेमोक्रेसी हो सकती है। डेमोक्रेसी यूरोप के नवाबों का खेल था, जिसको छोटी छोटी होम्योपैथिक डोजेस के अंदर लाए थे वो 300 साल तक, और समझते थे कि ऐसे कंट्रोल किया जा सकता है। इतने बड़े, इतने डाइवर्स, इतने गरीब, इतने अनपढ़ मुल्क में डेमोक्रेसी हो सकती है, 1952 में मानने को कोई तैयार नहीं था। एक समझदार आदमी मानने को तैयार नहीं था। आप उस जमाने के ब्रिटेन के अखबार पढ़िए, वो कहते थे नेहरू को पता नहीं कहां से ये लत लग गई है, बेवकूफी का वो कर रहा है, 2-4 साल में सब खत्म हो जाएगा। भारत, इंडिया डेमोक्रेटाइज द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। उसके बाद अफ्रीका में, दुनिया में बाकी लोगों ने हिम्मत की सोचने की कि डेमोक्रेसी आ सकती है। दिस इज इंडिया। डाइवर्सिटी, हम डाइवर्स हैं, इसमें कोई हमारी अचीवमेंट नहीं है। दुनिया में हर जगह डाइवर्सिटी होती है, डाइवर्सिटी होना नेचुरल है, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी का ना होना बड़ा अननेचुरल है। तो फिर हमारी इसमें क्या खासियत है? हमारी खासियत ये है कि भारत में
पिछले 50 साल का जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, उस एक्सपेरिमेंट से पहले कोई मानने को तैयार नहीं था कि एक नेशन स्टेट में डीप डाइवर्सिटीज हो सकती हैं। यूरोप की हिस्ट्री क्या है? हम तो दिक्कत है हिंदुस्तानियों की कि हम मुंह में उंगली डाल के यूरोप को देखते हैं कि पता नहीं मतलब गोली चमड़ी वालों ने क्या कुछ कर दिया दुनिया। यूरोप की हिस्ट्री डाइवर्सिटीज को खत्म करने की हिस्ट्री है। जहां डाइवर्सिटी हुई, चलो अपना तुम्हारा चूल्हा अलग, इसका चूल्हा अलग। स्पेन के जमाने से, जब स्पेन में इस्लामिक सिविलाइजेशन थी, वहां उस जमाने से आज तक यूरोप की हिस्ट्री इज ए हिस्ट्री ऑफ एलिमिनेशन ऑफ डाइवर्सिटीज। और इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तक चला है सब कुछ। जो यूरोप से आया हुआ नेशन स्टेट का आइडिया है, वो आइडिया ये है, वन कल्चर, वन लैंग्वेज, वन रेस, वन रिलीजन, वन नेशन। बिल्कुल यूरोपियन आइडिया, जर्मन आइडिया। इसका मतलब कोई हमारे मुल्क से, मिट्टी से कोई ताल्लुक है नहीं इस आइडिया का। तो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, इसका इस मिट्टी से कोई संबंध नहीं है, शुद्ध यूरोपियन आइडिया। ऐसे में हमारे देश के आजादी के आंदोलन ने हिम्मत करके ये कहा, पहली बार दुनिया में कहा, हम नेशन हैं, बनेंगे, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं बनेंगे। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्तर बंगाल, कोई यूरोप का देश नहीं कहता ऐसा। दुनिया का कोई वो है नहीं जो इतना फोरग्राउंड करे अपनी डाइवर्सिटीज को। है, इसमें क्या बड़ी बात है? डाइवर्सिटीज के बावजूद नहीं, डाइवर्सिटीज की वजह से हम एक हैं, ये कहने की पहली हिम्मत हिंदुस्तान में, सोवियत यूनियन, इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट था, फाइनली कोलैप्स कर गया। यूगोस्लाविया, जितनी असम में डाइवर्सिटी है उससे ज्यादा यूगोस्लाविया में नहीं थी, कोलैप्स कर गया। वो इंडिया जिसको 1950s में सब लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था, 60s में किताबें लिखी गई थी कि इंडिया बस 5-10 साल के अंदर खत्म होने वाला है एथनिक ग्राउंड्स पे, वो इंडिया बचा रहा। इसलिए हिंदुस्तान ने एक मॉडर्न नेशन स्टेट्स को डाइवर्सिटी के साथ जीना सिखाया। दैट इज इंडियन अबाउट इट। तीसरा, डेवलपमेंट। ना तो डेवलपमेंट का विचार हमारा अपना है, ना ही हमने डेवलपमेंट में कोई आकाश में तीर मार दिए पिछले 50-60 साल। आप एक सड़क पे कदम बाहर निकाल के देख लीजिए, जो लोग सड़क के लिए आज भी सड़क पे सोते हैं, वो आपको हिंदुस्तान की डेवलपमेंट की असलियत बता देंगे। लेकिन वहां भी दो बात हिंदुस्तान में हुई, कम से कम दिमागी स्तर पे। पहला कि डेवलपमेंट का असली पैमाना है आखिरी इंसान के आंख से आंसू पहुंचना। ये जो बात कहना, कितनी इंटेलेक्चुअल हिम्मत चाहिए इसके लिए। और दूसरा, डेवलपमेंट के लिए हमें वो रास्ता लेने की जरूरत नहीं है जो कि यूरोप ने अख्तियार किया। जो यूरोप की हिस्ट्री का कंटिंजेंट रास्ता है, वो पूरी दुनिया को रेप्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। ये कहना बहुत मुश्किल का, ये बहुत ऑडेशियस बात थी जो हिंदुस्तान में कही गई। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि भारत का जो स्वधर्म है, 26 जनवरी 1950 के बाद जो भारत बना, भारत के गणराज्य का स्वधर्म, ये 3 चीजें हैं। इस अर्थ में डेमोक्रेसी, इस अर्थ में डाइवर्सिटी, इस अर्थ में डेवलपमेंट। आज इन तीनों विचार पे हमला हो रहा है, इन तीनों पिलर्स पे, तीनों स्तंभों पे हमला हो रहा है। आप कहेंगे पहली बार थोड़ी हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। मैंने ही कहा डेवलपमेंट के विचार पे रोज इस देश में हमला होता है। 1984 में जो हुआ सिखों का नरसंहार, वो डाइवर्सिटी पे हमला नहीं था तो और क्या था? इमरजेंसी में अगर डेमोक्रेसी पे हमला नहीं था तो क्या हुआ था इस देश में? हुआ था। पहली बार हमला नहीं हो रहा है, लेकिन पहली बार तीनों पिलर्स पे एक साथ हमला हो रहा है। पहली बार इन तीनों हमलों को जो संवैधानिक सत्ता के शीर्ष पे लोग बैठे हैं, वो लोग कोऑर्डिनेट और मैनेज कर रहे हैं। पहली बार सिर्फ सत्ताधीश नहीं, इस देश की जनता को, पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज किया जा रहा है इन तीनों को खत्म करने के लिए। एक मायने में कहें, सो द रिपब्लिक इज बीइंग डिसमेंटल्ड बाय द पब्लिक।
खतरनाक बात को अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे तो हम सच्चाई से मुंह चुरा रहे हैं। पब्लिक के एक बहुत बड़े हिस्से को मोबिलाइज किया गया है, पब्लिक ओपिनियन चेंज हुआ है, सड़कों पे बातें बदली हैं। आज से 10 साल पहले जो चोरी छुपे किसी के कानाफूसी में जो बातें होती थी, आज धड़ल्ले से ड्राइंग रूम में होती हैं, माइक पे होती हैं, टेलीविजन पे होती हैं। जो बात करते हुए लोग खुद अपने आप गिल्टी महसूस करते कि कह तो रहा हूं पर कहने लायक चीज है नहीं, अब उसको धड़ल्ले से आंखों में आंख डालते हुए यूं करके कहा जा रहा है। बदला है बहुत कुछ। खतरा क्या है इसके बहुत तफसील में मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि यहां कहने की जरूरत नहीं है। कोई दूसरा अगर ओकेजन होता, दूसरी तरह के लोग होते तो मैं बहुत विस्तार से कन्विंस करता कि डेमोक्रेसी को खतरा है आज, कि डाइवर्सिटी को जिस तरह का आज खतरा है वैसा तो हम कल्पना नहीं कर सकते थे आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले। और डेवलपमेंट को खतरा है। यहाँ मैं बहुत वक्त इस पे जाया नहीं करूँगा ये कहने के लिए, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि हम जो लोग यहाँ बैठे हैं वो शायद हम में से अधिकांश लोग ये मान के बैठे हैं कि हाँ ये खतरा है, ये खतरा हमें आज यहाँ लाया है। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर इमरजेंसी इस देश की डेमोक्रेसी पे हमला थी, तो इमरजेंसी का हमला उस तरह का था जैसा हमारे शरीर पे एक एक्सीडेंट या कोई ट्रॉमा, कोई फिजिकल इंजरी हो जाती है। किसी ने चाकू लेके मेरे पे वार किया, जो जख्म है मुझे आंख से दिख रहा है, डायग्नोसिस में कोई लंबा चौड़ा मामला नहीं है, दिख रहा है कि ये जख्म है, किसने किया है। और अगर बहुत गहरा नहीं है तो शायद रिकवरेबल है, कम से कम इसका इलाज का रूट क्या होगा हम बिल्कुल साफ जानते हैं। आज जो हो रहा है बहस ये होती है कि इमरजेंसी जैसा कुछ हो रहा है या नहीं। इस बहस में हमें नहीं फंसना चाहिए इमरजेंसी के बराबर है नहीं है। आज जो हो रहा है ये कैंसर जैसा है, अंदर अंदर हो रहा है, शिनाख्त होने तक बहुत कुछ हो चुका होता है और आप रिकवर कैसे करेंगे इसका रास्ता साफ नहीं। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि कई बार होता है एग्जाम्पल्स कैनियस फॉर्म, मैं नहीं कहना चाहता हूं कि कैंसर की तरह ये इरिट्रेटेबल है, वैसा मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन ये कि जो अंदर की चोट होती है, जो अंदर ले जाती है, जिसकी शिनाख्त होने में इतना लंबा वक्त लग जाता है कि जब तक आप रिकवर करने की कोशिश करें इट्स टू लेट। कुछ वैसा हो रहा है इस वक्त हमारी डेमोक्रेसी के साथ। बहस हो रही है नहीं नहीं मीडिया में ठीक तो है। उस दिन मेरे को एक किसी चैनल पे किसी एंकर ने कहा, देखिए तो आप कहते हैं देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, देखिए आपने अभी तो एक बात प्राइम मिनिस्टर के बारे में कही। मैंने कहा आपको ये गिनाना पड़ रहा है, यही तो मुसीबत है इस देश की आज। किसी एक व्यक्ति ने एक टेलीविजन चैनल के एक शो में प्राइम मिनिस्टर के बारे में एक बात कही और आपको गिनानी पड़ रही है, यही तो इस देश का संकट है। मीडिया, प्रेस, इसके बारे में जितना कम कहूं बेहतर है। मेरे जर्नलिस्ट साथी यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए मैं बता दूं कि मेरे को जर्नलिस्ट और मीडिया में अंतर करता हूँ। जर्नलिस्ट इस देश के उतने ईमानदार हैं जितना डॉक्टर हैं, टीचर्स हैं, लेकिन मीडिया आज जिस तरह से कब्जे में, जिस तरह से उसका गिरेबान पकड़ा हुआ है सरकार का, वैसा तो कभी नहीं था इस देश में। डाइवर्सिटी के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, डाइवर्सिटी का नाम लेके उसके बारे में पाखंड करना बहुत पुरानी आदत है इस देश की, कोई नई बात नहीं है उसमें। अपने आप को सेकुलर कहने वाली तमाम पार्टियों ने सेकुलरिज्म के नाम पे पाखंड किया है, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं, कोई नहीं। सेकुलरिज्म के नाम पे मुसलमानों को बंधक बनाए रखने की, हॉस्टेज बनाए रखने की पॉलिटिक्स तमाम सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज ने की है। सेकुलरिज्म के नाम पे बोलना कुछ और सिर्फ और एक साधारण मुसलमान की नहीं, लेकिन मुस्लिम क्लेर्जी की, मौलानाओं की अपीजमेंट का काम तमाम पार्टियों ने किया है। लेकिन आज जो हो रहा है बहुत अलग है। पाखंड की एक अच्छी चीज ये होती है कि पाखंड कहता है कि सिद्धांत तो बहुत अच्छा है, फिर चुपचाप से कुछ और काम करता है। लेकिन दूसरी स्टेज आती है जब आंख में आंख डाल के आप कहते हो कौन सा सिद्धांत है, क्यों माने हम इसको। तो इसे मैं
धर्म, अधर्म और विधर्म का अंतर कहता हूं। धर्म वो है जहां आप कहते हैं कि ये होना चाहिए, अधर्म ये है कि आप कहते हो तो यह होना चाहिए, चुपचाप से उल्टा उसका करते रहते हैं, जो इस देश में 50-60 साल से हो रहा है। विधर्म ये है जहां आप खड़े होकर कहते हैं ये तो धर्म है ही नहीं। अभी भी मुझे नहीं लगता हम सब लोग समझ रहे हैं ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल इस देश में आया था उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत कम लोग समझ रहे हैं। पहली बार इस देश के इतिहास में, इस देश की संसद में स्पष्ट रूप से कहा गया कि इस देश की नागरिकता धर्म के आधार पर तय होगी। दैट इज द एसेंस ऑफ द लॉ। बाकी सब फिजूल की लीगली सेंस। उस लॉ को अगर एक सेंटेंस में, एक फ्रेज में आप रिड्यूस कर सके तो वो लॉ कहता है नो मुस्लिम्स प्लीज थैंक यू। दैट्स द एसेंस ऑफ लॉ। ऐसा कानून इस देश की लोकसभा में डिस्कस हुआ, पास हो गया। और वो तो आसाम में अगर इनकी कुछ 2-4 सीट जाने की गुंजाइश ना होती तो राज्यसभा में पास हो जाता। We came that close to passing a law which is straightforward two nation theory. सीधे सीधे टू नेशन थ्योरी यही तो कहती है, हिंदू एक अलग देश है, मुसलमान एक अलग देश है। और हकीकत ये है कि आज इस देश में सारी माइनॉरिटीज को नहीं, क्योंकि माइनॉरिटीज इस देश में यूफेमिज्म है, तरह तरह की माइनॉरिटीज हैं। कुछ माइनॉरिटीज हैं जिनकी स्थिति मेजॉरिटी से बेहतर है, कुछ हैं जिनकी स्थिति खराब है, तो मैं माइनॉरिटीज वाला यूफेमिज्म इस्तेमाल नहीं करूंगा। आज बिना कोई कानून बदले, बिना संविधान बदले, एक औसत मुसलमान को इस देश का दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। ये हो चुका है, होगा नहीं, ये काम हो चुका है। क्योंकि कानून और संविधान वो नहीं होता जो सुप्रीम कोर्ट कहता है, प्रशांत भूषण बहस करते हैं और सुप्रीम कोर्ट बोलता है, वो इस देश का संविधान नहीं है। संविधान वो है जो एसएचओ आपको बोलता है, आपके पड़ोस के मोहल्ले का एसएचओ जो बोलता है वो संविधान है। इस देश के 99% लोगों के लिए तो वो संविधान है। वो संविधान बदल चुका है। वो जो सुप्रीम कोर्ट और प्रशांत भूषण वाला संविधान है वो अभी नहीं बदला है, लेकिन तो 1% लोगों के लिए। डेवलपमेंट में ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा कि बीजेपी के आने के बाद इस देश में कुछ गरीबों के खिलाफ पॉलिसीज हुई हैं जो पहले नहीं होती थी। जाहिर है पहले होती थी, सिर्फ ग्रेडेशंस का ही फर्क है। लगातार पिछले 25 साल से इस देश में जो पॉलिसीज आई हैं उसमें इस देश का जो सबसे गरीब तबका है वो धीरे 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 बाहर होता गया है। बस इस सरकार के आने से 2 चीज हुई है। एक तो कि कहीं कुछ रेड लाइन थी, अब हम उस रेड लाइन के पहले इस पार थे, अब उस रेड लाइन के इस पार आ गए हैं। और दूसरा जो बेशर्मी, जो सीन को खुला खड़े होके कहना हाँ कर रहे हैं, क्या कर लोगे, जो पर्दा था पहले, जो पर्दा हमें बहुत तंग करता था, जो हम कहते थे क्या बेकार की बात है, झूठा पर्दा लगा रखा है, आज वो पर्दा बड़ा सुंदर लगता है। यानी कुछ पर्दा तो था, अब वो पर्दा भी हटा दिया गया है और बिल्कुल खुला है, हाँ करेंगे ऐसा। कार्ल मार्क्स ने एक छोटा सा पैम्फलेट लिखा था 18 प्रूवियर ऑफ लुई बोनापार्ट। उसमें वो जो कहते हैं, वो कहते हैं कि कैपिटलिस्ट की सबसे ज्यादा सेवा वो नहीं करता जो उनका नौकर होता है, सबसे ज्यादा सेवा वो करता है जो उन पे डंडा चला सकता है। एसेंशियली वो बहुत ही सिंप्लीफाई करके मैं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी की ये खासियत है, वो जो उनके चरणों में बैठ के उनकी सेवा करता है वो उनका छोटा सेवक है। वो जो उन पे डंडा चला सकता है वो उनका सबसे बड़ा सेवक है। और ये पिछले 5 साल में हम देख रहे हैं। खैर, तो दूसरा हिस्सा ये था कि आज भारत के स्वधर्म पे हमला है और जिस तरह से, जिस दिशा में, जिस गति से हम जा रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा शायद हम सब देख रहे हैं। अगर हम उसकी एक झलक देखना चाहते हैं तो आप रूस में झांक के देख लीजिए। रूस में पुतिन का जो राज चल रहा है, तुर्की में एर्डोगन का जो राज चल रहा है, आप वहां थोड़ा सा झांक के देख लीजिए और भारत में अगले 3-4 साल बाद क्या हो सकता है उसकी आपको झलक मिल जाएगी। हमें से कई लोग कहते हैं आखिरी देश का चुनाव है, इसके बाद चुनाव नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत बात है। एकदम चुनाव होगा इस देश में, बस सिर्फ चुनाव होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा।
ना फंडामेंटल राइट होंगे, ना जुडिशियल रिव्यू होगा, ना इंस्टीट्यूशनल चेक्स एंड बैलेंसेस होंगे। सिर्फ और सिर्फ चुनाव होगा। चुनाव जरूर होगा, सिर्फ और सिर्फ चुनाव होगा। चुनाव में वोटों की हेराफेरी होगी ना, चुनाव में गिनती बिल्कुल फेयर तरीके से की जाएगी, उसके अलावा कुछ भी फेयर नहीं होगा चुनाव। ये होगा। दिस इज द रियल सिनेरियो। हम कई बार बहुत अनरियल सिनेरियो अपने लिए बना लेते हैं। रियलिटी में एक इलेक्टोरल अथॉरिटेरियनिज्म आएगा। इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस के बेसिस पे पॉपुलर मैंडेट क्लेम किया जाएगा और उसके बाद आपको बताया तुम होते कौन हो सुप्रीम कोर्ट, साइड में हटो ना, चुनाव हमने जीते हैं कि तुमने जीते हैं। ये ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या होता है, छोड़ो ना। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लोगों ने बनाया ना, लोग हमारे साथ है, तुम क्या बोल रहे हो। ये होने जा रहा है। ये दुनिया के कई इलाकों में हुआ है, हम बिल्कुल उस दिशा में इस वक्त जा रहे हैं। थियोक्रेसी नहीं आएगी, ये कभी भी हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया नहीं बनने जा रहा है। मगर जैसे मैंने कहा, थानेदार का कॉन्स्टिट्यूशन बदल चुका है। थानेदार ही नहीं, उसके बाद बढ़ के हाईकोर्ट तक का कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाएगा बिना कोई लॉ बदले। अगर आपने सिटीजनशिप एक्ट को अमेंड कर दिया, वो तो बहुत बड़ा इशारा है ना कि कौन इस देश में, क्योंकि बेसिकली जो कोशिश हो रही है वो इस देश में कौन मकान मालिक है और कौन किराएदार है, वो फर्क करने की कोशिश हो रही है। तो बस इशारा हो जाएगा कि कौन किराएदार है। बीच बीच में कहा जाएगा कि किराएदार को प्यार से रखना चाहिए भाई, थोड़ा उसके बारे में लिहाज भी करना चाहिए, लेकिन किराएदार किराएदार अपनी औकात में रहे। ये होने जा रहा है। तो इसका मुकाबला कैसे करें? किन चीजों से मुकाबला नहीं हो सकता, मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। कुछ बातें कड़वी लगी, माफ कर दीजिएगा, क्योंकि जब इतना बड़ा संकट आपके सामने हो, उस वक्त आप सिर्फ पोलाइटनेस और लिहाज के चक्कर में सच बोलने से कोताही करें, ये तो अपराध है, और वो अपराध मैं नहीं करूंगा। ये जो ऑपोजिशन इस वक्त इस देश में है, ये इस संकट का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल निकम्मा है, एब्सोल्युटली इनकेपेबल। मैं अभी चुनाव और इसके परिणाम पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। एक जमाने में मैं धंधा किया करता था, और आज मेरे से किसी ने कहा कि वो आप क्यों नहीं करते। मैंने कहा मेरे घर में आग लगी है, आप चाहते हैं कि मैं किताब में नोट्स बनाऊं कि फर्स्ट फ्लोर पे आग कैसे पहुंची, कितने सेकंड बाद सेकंड फ्लोर पे पहुंची, कितने थर्ड फ्लोर पे पहुंचने का क्या पैटर्न था, या कि मैं डायरी को फेंकूंगा और बाल्टी उठाऊंगा भागूंगा। तो मैं इस चुनाव की भविष्यवाणी में उधर कोई दिलचस्पी नहीं है। हर दिन मेरी दिलचस्पी कम होती जा रही है। और छोड़ दीजिए, मान लीजिए ऑपोजिशन, मान लीजिए मोदी हार गया, मान लीजिए मोदी जीत गया, क्योंकि मामला कुछ उतना ही है, बस इधर उधर का बस मामला है। चाहे जो भी परिणाम हो, ऑपोजिशन इस बड़ी लड़ाई को लड़ने के लिए पूरी तरह से असमर्थ है। अगर मोदी हार गया तब भी कांग्रेस बोले कुछ भी, व्यवहार में जो मोदी सरकार ने किया है उसमें 10% का डिस्काउंट देके वही करेगी। 10% का डिस्काउंट दे देगी कांग्रेस, इसमें कोई 20% का डिस्काउंट दे देगी। आप लोग बहुत ज्यादा हल्ला करेंगे तो 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, मगर एसेंशियली वही होगा। राहुल गांधी मंदिर जाएंगे, प्रियंका गांधी अपनी थाली की फोटो को ट्वीट करेंगी, आपको याद दिलाएंगी किस तरह से वो क्या करती हैं, और इस देश के सबसे बड़े सवालों पे उनका मैनिफेस्टो चुप रहेगा। चूंकि, और इसके लिए मैं कोई व्यक्तिगत दोष नहीं दे रहा किसी को, ठीक है। पॉलिटिक्स में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स क्या है, हमारे क्लासिकल पॉलिटिकल साइंस में कहते थे, वो मीडियन वोटर को पकड़ने की कोशिश, जो वोटर सेंटर में। अगर आपका वोटर सेंटर में जो बैठा है वो समझता है कि इस देश में जो हिंदू चाहे वही होना चाहिए,
तो जो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीतना चाहती है वो क्या करेगी? वो उसके नजदीक आने की कोशिश करेगी। जैसे मार्गरेट थैचर ने इंग्लिश पॉलिटिक्स के नियम बदल दिए थे, उसके बाद लेबर पार्टी आई, एक बार नहीं एक से ज्यादा बार आई, लेकिन उसकी पॉलिसीज मार्गरेट थैचर की पॉलिसीज से अलग नहीं थी। एसेंशियली क्रिकेट की भाषा में कहें तो पिच जिसने तैयार कर दी वो तय करता है कि बॉलिंग कैसी होगी। तो पिच जब तैयार कर दी है उसके बाद बॉलर आप चेंज कर दीजिए, कोई फर्क नहीं होगा, उसको तो बॉलिंग वैसी करनी पड़ेगी जैसी पिच है। ऑपोजिशन निकम्मा इस लिहाज से है कि इस बड़ी लड़ाई को लड़ने की ना तो उसमें क्षमता है ना उसमें तैयारी है। ऑपोजिशन इस लिहाज से भी निकम्मा है कि ये जो बिल्कुल लिमिटेड काम है बीजेपी को इस इलेक्शन में हराना, वो करने की भी इनमें काबिलियत है नहीं है। मुझे बहुत शक है इस बारे में। जिसे महागठबंधन बताया जाता है, ये अखबारों में तो छपता है, आपको कहीं दिखता है महागठबंधन? मुझे तो एक भी जगह दिखाई नहीं देता। कुछ छोटे छोटे गठबंधन रीजनल सेटिंग हुई है, लेकिन महागठबंधन जिसमें एक विचार हो, चलिए वो बहुत अच्छा विचार है, बुरा विचार है, लेकिन ये विचार है कि देश के सामने खतरा है, इस वक्त ये पार्टी उस खतरे को रिप्रेजेंट करती है, हम इसको हराएंगे। और उसको हराने के लिए मैं 2 कदम पीछे हटूंगा, आप 3 कदम पीछे हट जा रहा, 1 कदम तो तुम भी पीछे हट जाओगे। ऐसा कहीं होते आप देख रहे हैं। एक लिमिटेड सी सेंस में आपको यहाँ एसपी के बारे में लगेगा, हिंदी में उसके लिए साधारण मुहावरा है, मरता क्या ना करता, वैसा कुछ हो रहा है। लेकिन आपको एक लार्जर सेटिंग में एक लार्जर चैलेंज को मुकाबला करने की कोई तैयारी, कोई मानसिकता दिखाई देती है? मुझे तो वो भी दिखाई नहीं देती। कोई सपना है देश के सामने? मैंने कहा इनसे कि भाई 2014 में मोदी जी इस देश के सामने एक सपना रख के जीते थे। सपना झूठा था, हमें उस टाइम भी पता था, बाद में तो सारी दुनिया को पता लग गया सपना झूठा था, लेकिन सपना तो था। आज बाकी लोग सपना क्या दे रहे हैं देश को, मुझे तो पता नहीं। उत्तर प्रदेश के नेताओं को जब भी मैं सुनता हूँ, कभी टीवी पे सुनता हूँ, कभी अखबार में, कभी कभार पर्सनली टकरा जाए, सारे मेरे को बैठ के गिनाते हैं, इतने यादव, इतने मुसलमान, इतने दलित, इसमें ये इसमें वो। भाई गणित तो समझा दिया, इसके अलावा कुछ है आपके पास उत्तर प्रदेश की जनता को देने को? या उत्तर प्रदेश की जनता भी आपकी तरह गणित करे बैठ के? मैं ज्यादा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और साइकोलॉजी में नहीं जाना चाहता, लेकिन इतनी बेसिक बात जरूर कह दूं, आज के जमाने के चुनाव सिर्फ गणित से नहीं जीते जाते, वो सपने से जीते जाते हैं। और आज मुझे कोई मोदी के खतरे तो नजर आते हैं, मोदी के झूठे सपने तो मुझे दिखते हैं, उसके बरक्स खड़ा, उसके मुकाबले में खड़ा हुआ कोई सपना मुझे दिखाई नहीं। कोई विजन नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अरे झूठा ही दे दो, 4 हफ्ते एतबार करने लायक तो सपना दे दो। 4 हफ्ते के बाद तो जो आपने करना है वो वैसे भी मैं जानता हूँ। इतनी गलतफहमी तो दे दो कि मतलब that I can suspend my disbelief for weeks, उतना भी नहीं कर रहे। तो और ये जो एंटी मोदी पॉलिटिक्स है, जिसमें रोज सुबह आप खड़े उठते हैं और देखते हैं कि आज मोदी जी का क्या विरोध किया जाए, ये पॉलिटिक्स कहीं नहीं लेके जाएगी। क्योंकि एंटी मोदी पॉलिटिक्स सड़क पे बैठे हुए इंसान को, ढाबे पे बैठे हुए इंसान को भी दिख जाता है। तो आप तो मतलब जैसे किसी ने मेरे को ही कहा, सही था गलत था, मैं क्या कहूँ, सर आप लोगों का तो काम है उनका विरोध करना। ये दूर बैठे इंसान को दिख जाता है, आपका तो काम है इनका विरोध करना। देश के सामने खतरा है, उस खतरे की हवा भी, उस खतरे का आभास, उसका एहसास, उसकी गूंज हम इस देश के आम इंसान तक नहीं ले जा पा रहे। जिन लोगों को सबसे बड़ी जिम्मेवारी जिन पे थी ये ले जाने की, वो लोग पूरी तरह से नाकाम हैं इस बड़े खतरे को आज आम औसत इंसान तक ले जाने की। इसलिए निकम्मे के अलावा मेरे पास कोई शब्द नहीं है इसके लिए। तो क्या करना चाहिए? कोई तरीका है? आप में से कोई पूछें कि अब अगले 6 हफ्ते में क्या तरीका है, मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगा।
आप सब लोग आए हैं, हम सब बैठे हैं, इतनी गंभीर बात कर रहे हैं, और इतने में मैं अगले 4 महीने 4 हफ्ते का कोई नुस्खा बनाना शुरू कर दूँ, वो आपके वक्त की भी बर्बादी होगी, मेरे वक्त की भी बर्बादी होगी। और दूसरा ये है कि इस हॉल में बैठ के हम जो नुस्खे बनाएंगे उससे फ़ायदा क्या होगा? जब मरीज वो बीमारी दवा लेने को तैयार नहीं है तो मैं आप नुस्खे बना के क्या करेंगे इसका? तो उसे फिलहाल मैं छोड़ देता हूँ। उस पर चिंता है, मेरी आज भी चिंता है। सच कहें तो आज पिछले 10 दिन से अगले 10 दिन मेरी ये चिंता ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन उसमें मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। इस लड़ाई में मुकाबला कैसे किया जा सकता है, उसे सोचने के लिए पहली शर्त है कि हम कुछ सच्चाई को स्वीकार करें। कड़वी सच्चाई है, जैसे मैंने एक बताया कि ऑपोजिशन से काम नहीं चलेगा। एक गहरी और कड़वी सच्चाई ये है कि 2014 में मोदी जी की जीत कोई एक्सीडेंट नहीं था। ऐसा नहीं था कि बाई चांस इस देश के साथ एक्सीडेंट हो गया और ऐसा व्यक्ति जिसको नहीं बनना चाहिए था इस देश का प्रधानमंत्री बन गया है। वो बहुत लंबी डेवलपमेंट्स की परिणति थी, लॉजिकल कल्मिनेशन था, जो कम से कम 1989 से शुरू हो चुकी थी। 25 साल से चल रही थी ये सब, जिसकी परिणति हुई है। उसी बात को एक दूसरे तरीके से मैं कहता हूं, कोई 25 साल पहले हम और आप इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं सोचता हूं जिस तरह का ये स्टेज है, जिस तरह के लोग हैं, ब्रॉडली जिसको हम सेकुलर माइंडेड लोग कहते हैं, वो सब यहां बैठे होंगे। आज से 25 साल पहले हम लोग एक बहुत बड़ी कल्चरल बैटल हार गए थे। हारने के 25 साल बाद भी हमने उस बैटल को रिकवर करने की कोशिश नहीं की है, और मोदी जी की जीत उस हार का लॉजिकल कल्मिनेशन था। मैं एक छोटे से वाकये से उसको इलस्ट्रेट करता हूं। मैंने कैसे सीखा? 6 दिसंबर 1992 का दिन था। इस देश के जितने समझदार सेकुलर लोग थे, उन्हीं की तरह मैं भी समझदार था और बहुत सेकुलर था, और तसल्ली से बैठा था ये सोचते हुए कि ये एक और ड्रामा होगा। आज होना गाना तो कुछ है नहीं, 3 बार कर चुके हैं, 4थी बार फिर ड्रामा होगा। तो मैं आराम से कुछ और काम पे लगा था। फिर खबर आई कि बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया, और मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो गया इस देश में। सच में मेरे को लग रहा था कि चुनाव तक तो गिराएंगे नहीं, क्योंकि वोट वाट तो इनको लेना है, तो बार बार मंदिर वही बनाएंगे, करते रहेंगे, कुछ करेंगे। तो एक्चुअली बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। और मुझे याद है कुछ समय के लिए जैसे मेरी आंखों के सामने अंधकार हो गया। मुझे लगा कि अब तो इस देश में कहीं पे भी सिविल राइट्स शुरू हो सकते हैं, और एक बार वो शुरू हो गया तो फिर तो पता नहीं, हम बिल्कुल श्रीलंका के रास्ते पे जा रहे हैं। मैं उस जमाने में चंडीगढ़ में यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। चंडीगढ़ शहर से इतनी कोफ्त हो गई थी कि बाहर जाके एक छोटे से वर्किंग क्लास कॉलोनी में रहता था। तो मेरे साथ मेरा पड़ोसी तांगे वाला था, कोई सुअर पालता था, कोई पियोन था, कोई वो था। और कहने को शहर में कर्फ्यू था। आपको याद होगा 1992 डिमोलिशन की एकदम बाद 4-5 दिन के लिए बड़ा हल्का फुल्का सा इंडियन स्टाइल कर्फ्यू था शहर में। तो कर्फ्यू था, मुझे किससे बात करूं? तो मैं अपने पड़ोसियों से बात करने गया कि देखिए क्या हुआ, कितना बुरा हुआ। सुने वो मेरी बात। प्रोफेसर साहब उनके बीच में रहते थे तो बड़ा इज्जत भी करते थे मेरी। तो प्रोफेसर साहब की बात को सुन लिया उन्होंने। मैंने कहा देखिए कितना बुरा हुआ, देखिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुन लिया उन्होंने, क्या फर्क पड़ता है, कहा होगा सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ऐसी बातें कहता रहता है कई बार।